Assalamu alaikum, I am starting the class 9th book physics का chapter number 5A dynamics और आज हमारे पास है वो हमारे पास है जी पोर्शन बी that is short answer questions। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 हमारे पास क्वेश्चन है जी डिफाइन मैथ्स एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन फिजिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है मैथ्स को जो है डिफाइन करना है और उसकी सिग्निफिकेंस बतानी है हमने फिजिक्स के अंदर कि इसकी जो इंपॉर्टेंस वो हमारे पास क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूँ तो मैथ्स हमारे पास होता है किसी मैटर के अंदर या सॉरी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद क्वांटिटी ऑफ मैटर हमारे पास कहलाती है मैथ। ठीक है, लाइक अगर बात करूँ मैं एक मेरे पास एक रॉक है, ठीक है, पत्थर है, ठीक है। अब ये एक ऑब्जेक्ट है ना। अब इसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है ना, मैटर क्या होता है मतलब एवरीथिंग व्हिच हैविंग ए मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस और वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। यानी हर वो चीज जो वजन रखती हो, जगह घेरती हो, मादा कहलाती है। यानी जो मादे की क्वांटिटी है इसके अंदर वो मेरे पास क्या होगी, मैटर होगी। ठीक है, और ये सेम रहता है, यानी लोकेशन चेंज करने से ये आप इसे जो है स्पेस के अंदर ले जाओ, मार्स पे ले जाओ, आप किसी और गैलेक्सी के अंदर ले जाओ, ठीक है, तो ये चेंज नहीं होगा, ये सेम का सेम, क्योंकि ये क्वांटिटी ऑफ मैटर चेंज होगी उतनी रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इन जनरल फॉर्म में आ गया। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो कहता है कि मास इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। जो मैस होता है हमारे पास वो अमाउंट ऑफ किसी अमाउंट होती है हमारे पास मैटर की जो कंटेन थी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर। इट इज अ फंडामेंटल property of matter that remains constant regardless of an object location or state। ये हमारे पास फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और ये कांस्टेंट रहती है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो क्वांटिटी ऑफ मैटर होगी वो सेम ही रहेगी। ठीक है, उसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं आएगा, उतनी कितनी रहेगी, मतलब जब उतनी रहेगी उसका मतलब मैटर भी उतना ही रहेगा, यानी मैस उसका उतना ही रहेगा। ठीक है, मतलब आप उसकी लोकेशन चेंज कर लो, उसे अर्थ से कहीं और ले जाओ, मार्स के अंदर, जुपिटर के अंदर, ठीक है, आप मून पे ले जाओ या किसी और मल्टीपल गैलेक्सीज के अंदर ले जाओ, तो वहीं पे वो सेम का सेम ही रहेगा। तो आई होप डेफिनेशन क्लियर होगी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस का, तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 हमारी सिग्निफिकेंस होती है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर, कि न्यूटन लॉ की मोशन थे उनके अंदर जो हमें एक्सप्लेन करती है। अगर बात करूँ मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, ऐसे तो सब में है लेकिन जनरली अगर हम लोग ले लेते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो F इक्वल टू m है, यानी जो फोर्स होती है वो होती है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है मैथ जो किरदार अदा करा है कि कोई भी बॉडी का, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी मैटर का हमने फोर्स मालूम करने की लग रही है, तो हमें क्या करना है, हम उसका मैथ को और उसमें प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन है उनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास उसकी फोर्स निकल आएगी। तो विदाउट मैथ आप उसका जो फोर्स है उसको आप काउंट नहीं कर सकते, उसको एवेल्युएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहते हैं मैथ डायरेक्टली रिलेट्स द ऑब्जेक्ट इनर्शिया, यानी इनर्शिया पे डिपेंड करता है व्हिच डिटरमाइंस रेजिस्टेंस चेंज द मोशन। ठीक है, इनर्शिया में प्रॉपर्टी है होती है अगर कोई बॉडी रेस्ट करे तो वो रेस्ट करती है, और अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती है। कब तक, जब तक उसका कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है, ये लॉ ऑफ इनर्शिया लाइक अगर आपने एग्जांपल देखी हो टीवी के ऊपर या मोस्टली ये वीडियोस के अंदर दिखाई जाती है शोज के अंदर, तो वो करते क्या है कि एक टेबल के ऊपर ना बाद में एक कपड़ा टेबल के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर गिलास रखते हैं और एकदम से जो है एक सडनली जो है विद इन फ्यू मिली सेकंड्स के अंदर वो करते हैं उसको उसमें से निकाल देते हैं, नैनो सेकंड के अंदर बहुत तेजी के साथ खींचते हैं। ठीक है, और जो उसकी फोर्स होती है वो नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, इस वजह से वो अपनी जो गिलास होते हैं उसके ऊपर रहते हैं, वो गिरते नहीं है। क्यों? ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, कि वो बॉडी तब तक रेस्ट होगी जब तक उसका फोर्स अप्लाई नहीं होगी। जो फोर्स अप्लाई हो रही थी बहुत ही माइनर होती है, बहुत कम होती है, इस वजह से उसकी स्टेट में चेंज नहीं आता क्योंकि वो विद इन नैनो सेकंड के अंदर आ रही होती है। तो दैट इज वाई वो अपनी जो स्टेट है उसमें वो बरकरार रहता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट समझ आ गई कि न्यूटन के जो लॉ है वहां पर हमारे पास जो लॉज ऑफ मैथ है वो अपना किरदार करता है। इसी तरह हम बात करें फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ की, तो न्यूटन थर्ड लॉ के हमारे पास क्या है जी, एवरी एक्शन हैविंग ए रिएक्शन बट ऑपोजिट एक्शन। तो जो एक्शन होगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा, ऑब्जेक्ट क्या होता है उसका मैथ होता है। ठीक है, तो जब हम मैथ की बात नहीं करेंगे तो हमारे पास जो है लॉज डिफाइन नहीं होंगे। तो आई होप वो समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेविटी। अब ग्रेविटी का ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डिपेंड्स अपॉन देयर मैसेज। ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है डिपेंड करती है उसके मैसेज के ऊपर। जैसे कि आता है बराबर फार्मूला फिजिकल होता है G m1 m2 ओवर r का स्क्वायर। तो देखो मैथ के डायरेक्ट कुछ प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा मैथ होगा उतना ज्यादा फोर्स होगी, जितना कम मैथ होगा उतनी कम फोर्स होगी। तो यहाँ पर भी जो मैथ अपना रोल अदा कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास आइंस्टाइन की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, जिसकी जो इक्वेशन हमारे पास इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो मैथ जो है अपना किरदार कर रहा है, तो यानी जो मैथ है उसको एनर्जी के अंदर चेंज कर सकते हैं और एनर्जी को मैथ के अंदर हम लोग चेंज कर सकते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में करते हैं जी मैथ इज एन इक्विवेलेंट ऑफ एनर्जी के। यानी जो मैथ है वो हमारे पास किसके बराबर है, एनर्जी के। यानी कि अगर हम मैथ को एनर्जी के चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। लाइक हम कोयला जो है वो मैथ होता है हमारे पास, उसको जला कर हम लोग उसकी एनर्जी में चेंज करते हैं।
ठीक है, इस तरह से। तो इन शॉर्ट रिलेटिविटी जो हमारी थ्योरी है, रिलेटिविटी है हमारे पास आइंस्टाइन की, उसके अंदर भी जो मैथ्स अपना रोल अदा करा है। इसी तरह से हमारे पास जो है बेशुमार जो फिनोमेना आते हैं फिजिक्स के अंदर, जिनके अंदर जो हमारे पास मैथ्स है वो अपना किरदार जो है अदा करता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी कि हमारे पास क्या डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज हाउ इज मैथ्स डिफरेंट फ्रॉम वेट। तो मतलब हमारे पास जो मैथ्स है वो वेट से किस तरह से डिफरेंट है। प्रोवाइड एग्जांपल टू इलस्ट्रेट द डिफरेंस। हमने एग्जांपल देनी जिसके लिए पता चले कि हमारे पास ये किस तरह से डिफरेंस है। तो मैथ्स हमारे पास बताया, जैसे कि मैंने बात भी की, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर क्वांटिटी ऑफ जो मैटर होती है वो हमारे पास क्या होती है जी, उसका मैथ। अब उस मैथ पर जब कोई उसे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी लेके, तो यानी जब ग्रेविटी इस पर फोर्स अप्लाई करती है, लाइक इस पर जो फोर्स लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स जो ग्राउंड की तरफ खींच रही है, वो जो फोर्स होती है जो सब्जेक्ट पर लग रही होती है, उस मैथ पर लग रही होती है, वो उसकी वेट होता है, उसका क्या वेट होता है। उस पर लगने में जो ग्रेविटेशन फील्ड है जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, वो उसका क्या होगा, वेट होगा। हमें पता चल गया। तो मैथ हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ऑब्जेक्ट है, और वेट क्या हमारे पास फोर्स होती है जो उस ऑब्जेक्ट पर लग रही होती है ग्रेविटेशन की वजह से। इट्स क्लियर। अब जो मैथ होता है वो जो हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, मतलब वो चेंज नहीं होता है वो लोकेशन के साथ। लेकिन वेट जो है चेंज क्यों, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास अर्थ है, अर्थ पर ग्रेविटेशन की वैल्यू और मून पर 1/6 आ जाती है, ठीक है, 1/6 आ जाती है। तो मतलब ये है कि जैसे जैसे हम लोग जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे, लोकेशन चेंज करेंगे, हमारे पास जो ग्रेविटेशन की वैल्यू भी चेंज होगी। तो जब ग्रेविटेशन फील्ड चेंज होगी तो वहाँ पर जो वेट होगा वो भी चेंज होगा, ठीक है। आइए हम उसको पढ़ते हैं। तो कहते हैं mass is a property of an object that remains constant regardless of its location। हमारे पास क्या प्रॉपर्टी इसकी है, mass ऑब्जेक्ट की है जो कि कांस्टेंट रहती है, लोकेशन चेंज भी हो जाए। weight is a force exerting on an object due to gravity। तो weight हमारे पास क्या है, वो फोर्स है जो हम किसी exert करते हैं, किस पर, ऑब्जेक्ट पर लग रहा होता है उसकी ग्रेविटी की वजह से। it depends on the object mass and gravitational field strength at its location। तो हमारे पास वेट होता है, डिपेंड किस पे करता है, मैथ पे और वहाँ पे लगने वाले उस पर ग्रेविटेशनल फील्ड पे जो उस लोकेशन पे लग रही होती है। हमारे पास जो वेट होता है उसका फॉर्मूला होता है W होता है W/mg। तो देखो यहाँ किस पे डिपेंड कर रहा है, मैथ पे और उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से ट्रैक उस लोकेशन पे जहाँ पे मैथ पड़ा हुआ है। इसलिए एग्जांपल में कहता है जी एन एस्ट्रोनॉट मैथ रिमेन सेम ऑन अर्थ एंड मून। तो जो एस्ट्रोनॉट है उसका जो मैथ होगा वो हमारे पास सेम होगा, उसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है वो सेम रहेगी। However, their weight is less than on moon due to the weaker gravitational field। क्योंकि हमने वही बात की, हमारे पास जो मून की होती है, मून की जो फील्ड होगी वो हमारे पास 1/6 होगी, किसकी, हमारे पास अर्थ से, यानी अर्थ से उसकी 1/6 कम होती है, बड़ा कम होती है, किससे, अर्थ से मून की कम होती है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जब उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड कम होगी तो हमारे पास वहां पर जो वेट होगा वो भी 1/6 अर्थ से कम होगा। इट्स क्लियर। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस, हाउ डू यू यूज इट टू मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करने की इसका पर्पस क्या है और ये किस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। तो कहते हैं एन इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस इज प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट टू यूज मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमारे पास एक प्रिसीजन एलिमेंट है जो कि यूज होता है किस चीज को, मास को किसी ऑब्जेक्ट के मेजर करने के लिए। It is work by measuring the force exerting by an object on the gauge or load cells। ये हमारे पास जो है कहता है कैसे, इसका जो वेट होता है ना, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक बैलेंस होता है इसके नीचे हमारे पास जो है इसे स्ट्रेन गेज कहते हैं और लोड सेल भी कहते हैं, जो कि इसके नीचे लगे होते हैं, ठीक है। जब हम किसी मैस को उसके ऊपर रखते हैं तो उसके ऊपर ये दबाव डालता है, ठीक है, दबाव डालता है। तो उस दबाव की वजह से वो जो कंप्रेस होते हैं वो आगे सिग्नल भेजते हैं सिस्टम को, जो उसके अंदर कंप्यूटर लगा होता है, और वो जो उसकी वैल्यूज होती हैं उनको रीड आउट करके आपको एक रीडिंग देता है, लाइक 1 kg है, 1.2 kg है, 1.3 kg एंड सो ऑन, जितनी उसकी वैल्यू होगी वो उसको वहाँ पे शो कर देता है। तो इन शॉर्ट कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हमारे पास क्या है, यूज होता है मैथ को ऑब्जेक्ट के मेजर करने के लिए। और जी कैसे वर्क करता है, तो इस पर रखने के लिए जो हमारे पास मैथ है वो इन जो हमारे पास लोड सेल्स होते हैं इन पे फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सर्ट करते हैं, यानी प्रेशर पे लग रहा होता है। जब इस पर प्रेशर अप्लाई होता है, ठीक है, तो वो जो सेल्स है वो जो लोड है वो उसको कंप्रेस होकर एक सिग्नल भेजते हैं उसके सिस्टम को, जिसका कंप्यूटर है, जिसको वो रीड आउट करके आपको एक रीडिंग देता है आपके स्क्रीन के ऊपर, पता है उसका मैथ कितना है, ठीक है। ओके, तो मेजर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हमारे पास किस तरह से करना होता है, कैलिब्रेशन। इन शॉर्ट इट्स प्रॉपर्ली कैलिब्रेटेड यूजिंग स्टैंडर्ड वेट। आप शो करें कि जो आपके पास उसका जो वेट आपका इंस्ट्रूमेंट है
ठीक है, उसकी स्टैंडर्ड यूनिट हो, यानी प्रॉपर्ली वो वर्क कर रहा हो। ठीक है, प्लेस द ऑब्जेक्ट केयरफुली, ये केयरफुली प्लेस द ऑब्जेक्ट ऑन द वेट पैनल पैन। ठीक है, यानी हमारा जो वेट पैन है इसके ऊपर अपन केयरफुली रखना है। ठीक है, उसको इसके ऊपर एंड द बैलेंस विल डिस्प्ले द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे आप रखेंगे तो क्या होगा, ये फोर्स अप्लाई करेंगे इनके ऊपर और ये कंप्रेस होंगे, कंप्रेस होने के बाद क्या होंगे, ये हमें एक सिग्नल भेजेंगे जो कंप्यूटर है उसको, और उसको रीड आउट करके आपको रीडिंग जो है डिस्प्ले के ऊपर शो कर देगा। तो इसकी जो मैथ है वो इतना है। इट्स क्लियर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वेट इन फिजिक्स एंड इट्स रिलेशन टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसका जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसके साथ रिलेशन क्या है। जैसे मैंने बात की कि फिजिक्स हमारे पास फिजिक्स के अंदर जो वेट है वो क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, किसी उसका जो मास है उसके ऊपर लगने वाली जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, स्ट्रेंथ है, वो हमारे पास उसका क्या होता है, उसका वेट होता है। और इसका ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ क्या स्ट्रेंथ है कि जितनी ज्यादा उसकी फील्ड स्ट्रेंथ होगी उतना ज्यादा उसका वेट होगा, और जितनी कम उसकी जो है फील्ड स्ट्रेंथ होगी उतना कम वेट होगा। लाइक कि हमने बात भी की थी, मून 1/6 लेस देन होती है अर्थ से, यानी कि अर्थ पर ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड है तो यहाँ पर उसका वेट ज्यादा होगा, और मून पर क्योंकि 1/6 जो है उसका लेस होती है ग्रेविटेशनल फील्ड, इसका मतलब कि उसी मास का जो वेट होगा वो 1/6 अर्थ से कम होगा। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं। कहते हैं जी, वेट इज अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्योंकि हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, क्योंकि ये किसी डायरेक्शन की तरफ ड्यू टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ, तो हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट इट्स लोकेशन। तो जो हमारा वेट होता है किसी ऑब्जेक्ट का, उसके मास के और ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है उस लोकेशन पे। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि W इज इक्वल टू mg होता है, यानी मास और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है जहां पर वो मास पड़ा हो। और रिलेशन तो हमारे पास क्या है जी, W इज इक्वल टू mg। ठीक है, ये हमारे पास उसका रिलेशन है कि जो हमारे पास वेट होता है वो किसके होता है, मास मल्टीप्लाई पे वहां पर मौजूद ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पे। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द इंटरनल वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस। कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है वो उसकी इंटरनल जो वर्किंग किस तरह से होती है। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि जैसे आप उसके ऊपर वेट रखते हैं, ठीक है, सॉरी मास रखते हैं पैनल के ऊपर, तो क्या होता है वहाँ पर जो हमारा सेल्स होते हैं उनके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होती है, जो एक्सर्ट होती है वो अपनी जो वेटिंग होती है, जो वेट है और जो वैल्यूज है वो कंप्यूटर को शिफ्ट करता है, और ये वैल्यूज होती हैं सिग्नल कन्वर्ट होकर आपको एक वैल्यू देती है आपके मॉनिटर के ऊपर। अब इसको रीड आउट कर लेते हैं। कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस टाइपिकली यूज्ड एज अ स्ट्रेन गेज एंड लोड सेल्स टू मेजर द फोर्स एक्टिव बाय द एन ऑब्जेक्ट। तो जो फोर्स अप्लाई करेंगे किसी लोड सेल्स वही कर देते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन वेटिंग पैनल, जो वेटिंग पैनल है उसको हम लोग रखते हैं, इट डिफॉर्म द स्ट्रेन गेज एंड लोड सेल्स। तो ये फोर्स एक्सर्ट करते हैं जिसको इसकी डिफॉर्म करते हैं, इसको कंप्रेस कर देते हैं। ठीक है, which generates the electronic signals proportional to the force। तो ये अप्लाई होने वाली जो फोर्स है उसके मुताबिकली जो है सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट करते हैं, जनरेट करते हैं। दिस सिग्नल इज देन प्रोसीडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स टू डिटरमाइन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये जो सिग्नल होता है उसका जो कंप्यूटर होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है उसको मिलते हैं, और इससे जो है वो उसका मास का मास है उसका जो ऑब्जेक्ट है उसको डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर यूज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यहाँ पे जनरली बात करें कंप्यूटर की, कोई कैलकुलेशन कर रहा है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होगा, उसका कंप्यूटर ही होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द क्वेश्चन फॉर कैलकुलेटिंग अ वेट व्हेन मास एंड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आर नोन। तो हमें ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ सॉरी मास और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पता होगी तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो आई नो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, हमारे पास W इक्वल टू mg होता है, W इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये न्यूटन होता है। मास हमारे पास क्या होता है जी, m क्या हमारे पास मास है यहाँ पे, और किलोग्राम के अंदर होता है जिसे kg कहते हैं, और g हमारे पास क्या है जी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है, जो हमारे पास क्या होती है जी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होती है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कि हाउ इज द वेट मेजर्ड यूजिंग द फोर्स मीटर। कि हम लोग जो वेट है उसको किस तरह से फोर्स मीटर को यूज करते हुए उसको डिटरमाइन करते हैं। What does it indicate about the force of gravity acting on object। तो यहाँ पर किस तरह से जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उस पर एक्ट हो रही है। तो मैंने वैसे बताया कि हमारे पास होता है लाइक दिस होता है, इसके अंदर स्प्रिंग होता है। ठीक है, और स्प्रिंग के साथ नीचे कनेक्शन लगा होता है। ठीक है, यहाँ इस पर करते हैं हम लोग, और यहाँ पर हमें अपना जो मैस होता है उसको यहाँ पे लगाते हैं इसको वेट को मेजर करने के लिए। तो क्योंकि ये हमारे पास स्प्रिंग होती है, इसके क्या रहता है वेट की वजह से। ठीक है, क्योंकि इस पर ग्रेविटेशनल फील्ड अप्लाई हो रही है।
ठीक है। तो इस तरह से हम जो है उसके ऊपर जो वैल्यूज रीडिंग आई होती हैं, ठीक है, वो यहाँ से मेजर हो जाती है, पहले से नंबरिंग होती है लाइक का स्केल की तरह, ठीक है। आइए इसको पढ़ते हैं ताकि हमारी क्लैरिटी हो ज़्यादा हो जाए। कहते हैं फोर्स मीटर नोन एज स्प्रिंग मैथ, स्प्रिंग बैलेंस भी कहते हैं, ठीक है। मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, ये मेजर करते हैं जो ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्स होती है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज हैंग्ड विद द फोर्स मीटर, जब कोई हम लोग ऑब्जेक्ट को तो उसको हैंग करते हैं, ठीक है, फोर्स मीटर के साथ। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉज द स्प्रिंग टू स्टिच, जिसका वेट होता है, वेट क्या होता है, ये मैथ पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसको स्टिच करती है, खींच देती है। The reading on the force meter indicates the magnitude of the gravitational field force acting on object। तो यहाँ पे जो रीडिंग शो करती है हमें, तो यहाँ पे पहले स्केल की देता है 1 kg 2 kg 3 kg एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो रीडिंग मिलती है वो बता देती है कि उस ऑब्जेक्ट पर कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उस पर एक्ट कर रही है, तो उसको क्या होता है, उसका वेट होता है। इट्स क्लियर। तो आज आपको समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कि डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड्स एंड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड्स एंड स्ट्रेंथ को हम एक्सप्लेन करें, डिफाइन करें एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। तो हम किस तरह से इसको जो है इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के दरमियान अंडरस्टैंड करने के लिए फिनोमेना को, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, वो ताकत है जो कि हमारे पास कोई भी प्लेनेट है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगा रहा होता है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पर। तो यहाँ पे डेफिनेशन है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज अ मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ यूनिट मास एट पार्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस। हमारे पास वो चीज होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या चीज है जो एक्सर्ट कर रहे होते हैं हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी यूनिट मास में, किसी सर्टेन पॉइंट के ऊपर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो ग्रेविटेशनल फील्ड है हमारे पास, इसका मैग्नीट्यूड होता है, उसका डायरेक्शन होता है, क्योंकि ये डायरेक्शन के साथ लग रही होती है किसी सिग्नत में टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ। The gravitational field strength is significant because it allows us to understanding and predict the gravitational interaction between objects without having to consider individual mass of object। क्योंकि हम लोग जो है इसको यूज करते हुए जो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है उसको मेजर कर सकते हैं। तो द वे टू क्वालिफाई द ग्रेविटेशनल फोर्स एट एनी सर्टेन पॉइंट इन स्पेस। तो हम लोग जो है उसके जरिए हेल्प करते हुए हम लोग उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसको मेजर कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के दरमियान लगने वाली जो फोर्स है किसी खास पॉइंट पर वो कैसा है। तो ठीक है, इन जनरल बताऊंगा हमारा फॉर्मूला होता है जी जी m1 m2 ओवर r का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा जो फील्ड है वो बता दो कि इन ऑब्जेक्ट में जो फोर्स है वो कितनी होगी, और अगर हम डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करते हैं तो वहां पर जो फोर्स है उसमें चेंजिंग क्या आएंगी, ठीक है, इसलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 that is what is the unit of weight in international systems of units and how does it relates to unit of mass। तो हम लोग किस तरह से इसको जो है वो रिलेट कर सकते हैं मैथ के यूनिट के साथ। तो हमारे पास क्या है जी, यूनिट ऑफ वेट ई मैथ यूनिट इज न्यूटन, इट इज रिलेटेड टू यूनिट ऑफ मास किलोग्राम इन मैथ, क्योंकि हमारे पास डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू हमारे पास होता है mg वाला होता है, और हमारे पास क्या होगा 1 kg, अगर डब्ल्यू का आएगा हमारे पास न्यूटन और बराबर हमारे पास हो जाएगा जी किलोग्राम, मैथ का देगा, और मीटर पर सेकंड क्या रहेगा जी एक्सेलरेशन उसका सॉरी जी का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो देखो इस तरह से ले सकते हैं कि हमारे पास जो एक न्यूटन का बराबर किसका होता है, अगर हमारे पास 1 kg उसका मास हो और उसका लगने का जो फोर्स है वो कितनी हो, ग्रेविटेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो वो क्या होगा जी 1 न्यूटन फोर्स होगी, यानी किसी ऑब्जेक्ट पर उसके मास कितना हो 1 kg हो और उसका लगने वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो कितना हो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो वो हमारे पास किस बराबर होगा, उसके 1 न्यूटन के वेट के बराबर होगी, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट इन टर्म्स ऑफ देयर एसआई यूनिट्स। हमने डिफरेंशिएट करना है मास और ऑब्जेक्ट में उनके एसआई यूनिट्स में, जिससे बताता है कि हमारे पास मास यूनिट कहता है केजी होता है और वेट का न्यूटन होता है। द वेट ऑफ यूनिट ऑफ वेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द यूनिट ऑफ मास एंड द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। क्योंकि हमारे पास जो वेट का यूनिट है, लाइक अगर डब्ल्यू इक्वल टू एम जी की बात करें तो देखो इसका आएगा जी न्यूटन, इसका हमारे पास क्या है जी केजी, और इसका क्या है जी हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो ये ड्राइव हो रहा है किससे, मतलब किलोग्राम से और उसके एक्सेलरेशन के फार्मूले से। दिस इज द रिलेशन बिटवीन हमारे पास वेट एंड मास, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन है किस चीज का, वेट और मास का, दैट इज डब्ल्यू इक्वल टू mg, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हम लिखेंगे चैप्टर नंबर 5 पोर्शन ए के, जो चैप्टर का नाम हमारा डायनामिक्स है, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस।
फिर भी किसी का क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछेगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेक्चर लेके आए। इसके लिए PDF नोट्स उसको जो लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आगे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।